हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हम लोग कर रहे हैं रिवाइज? आपको याद दिला दें, हम लोग जेई मेंस और नीट के लिए रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन भी क्विक पैटर्न पर है हमारा। क्विक मतलब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिवीजन का पैटर्न है थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। ठीक है, एक होता है थॉरो रिवीजन। थॉरो रिवीजन का टाइम नहीं, लास्ट मिनट का है, तो मेन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथ में जो आप अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप करते रहिए, पूछते रहिए। व्हाट्सएप नंबर में शेयर करता ही हूँ आपको हमेशा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। कौन सा कर रहे हैं? वर्क पावर एनर्जी। ये वाला हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले देखो, तीन टर्म है, वर्क है, पावर है, एनर्जी। तीनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया वर्क। तो W इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट एस, या ये होता है F एस कॉस थीटा। कैसे? जैसे कि कोई मास ये रखा हुआ है और ये आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है। तो यहां से क्या होगा, फोर्स के कंपोनेंट देखो, ये हो गया आपका F साइन थीटा और इस डायरेक्शन में जो है ये हो गया F कॉस थीटा। तो आपने किसका प्रोडक्ट किया है बताओ? फोर्स का प्रोडक्ट किया है S कॉस थीटा के साथ। डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट है या वो डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स की डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है। क्लियर है? तो W इक्वल्स टू F डॉट एस, ये फॉर्मूला होता है। दूसरी बात, अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल है, मान लीजिए फोर्स वेरिएबल, ये वाला तब लगाइएगा व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तब इसको लगाइएगा। अगर फोर्स वेरिएबल है तब क्या होगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस। कहां से कहां तक? S1 से लेकर के और S2, या इसको ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। ओके, एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। अगर वेरिएबल है तो ये लगाइएगा या ये लगाइए, एरिया दिया अगर ग्राफ दिया है तो। और अगर सीधे सीधे आपको ये दिया है डॉट वाला, है ना, ये आपको सीधे सीधे टर्म दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स दिया है, तो आप सीधा सीधा लगा सकते। क्लियर? तो वर्क में इतना ही याद रखना है। वर्क में दो फॉर्मूले हैं का, क्या है बताओ? अगर कांस्टेंट फोर्स है तो F डॉट एस होगा और अगर वेरिएबल है तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस होगा। समझ में आ रहा? इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू ये हो गया है एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। ओके, चलिए, तो ये आपका जो है क्या हो गया, वर्क के बारे में। इतना बहुत क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसमें सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट वाला आएगा, इसमें इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हैं। अब मैं एक इंटीग्रेशन वाला आपको करा दिया। जैसे ये देखिए, एक आपको मैं वेरिएबल वाला करा दिया। वेरिएबल वाला ऐसे करिए कि जैसे मान लीजिए एक फोर्स दिया है, मान लीजिए आपको ये दिया है एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आई कैप, या सीधे सीधे आप वैल्यू ले लो, ठीक है ना, एफ इक्वल्स टू मान लीजिए, ठीक है, 4x स्क्वायर जो है ये आपका दिया हुआ है आई कैप में, तो भाई क्लियर है। अब कह रहा है फाइंड वर्क डन फ्रॉम, कहां से, 0,02 और 2,0 ले जाने का वर्क डन कितना होगा ये पूछा। W इक्वल्स टू 4x स्क्वायर है, सॉरी F इक्वल्स टू 4x स्क्वायर है और कहां से कहां तक डिस्प्लेस कराना है बोलो, 0,0 से 2,0, ये इसका डिस्प्लेसमेंट दिया, वर्क डन।
अब देखिए केवल x में है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, dx हो सकता है, dy हो सकता है, dz हो सकता है। समझना, dx हो सकता है, dy हो सकता है, dz हो सकता है। तो यहां पर जब आप लिखोगे w इक्वल्स टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर और dx लिखोगे। क्यों dx लिखोगे? क्योंकि यहां पर x है ना, तो यहां भी x हो, और इसमें देखो x पहले कितना था 0, बाद में 2, तो 0 से 2 हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब इसको आप क्या करोगे बताओ, इंटीग्रेट करो। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, मान लो ये देखो w इक्वल्स टू आएगा 4 बाहर, ये कितना है x की पावर 2 है, ये कितना आएगा बताओ, x की पावर 3 अपॉन 3 आएगा यहां से। ओके, ये कितना मिला बताओ, ये यहां से आया 0 से 2 तक आया, ये हो गया देखो 4/3, यहां पर आएगा 2 की पावर 3, लिमिट रख दी 8, 8 4 जा 32 अपॉन 3, ये वर्क आ जाएगा इतने जूल आंसर। ये इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली इंटीग्रेशन आपको करना है, सिंपल इंटीग्रेशन। क्लियर है? सिंपल आपका इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, सीधा सीधा 4x स्क्वायर का करेंगे। यहां पर केवल कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, dx लिया जाएगा, याद रहेगा। इसमें कौन सा कंपोनेंट लेंगे, केवल dx वाला कंपोनेंट लेंगे। क्लियर है? तो ये आपका जो है सिंपल क्वेश्चन ही होगा। एक क्वेश्चन आपको मैं जेई वाला कराता हूं, आईआईटी में आया हुआ है, ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको जेई वाला कराता हूं। क्वेश्चन क्या था देखिएगा, इन्होंने फोर्स दिया हुआ था -k, और ये दिया हुआ था x i कैप, ठीक है ना, y i कैप सॉरी, और x j कैप, ये दिया, क्या दिया, -k y i कैप प्लस x j कैप। और पूछा था कि पार्टिकल जो है कहां से, डायग्राम में समझाता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पार्टिकल देखो यहां से चल रहा है, पार्टिकल शुरुआत में यहां से चल रहा है ऐसे, और ये किधर जा रहा है बोलो, यहां तक, a पॉइंट तक गया, इसके कोऑर्डिनेट है a, 0, और उसके बाद ये पार्टिकल कहां गया, उसके बाद ये पार्टिकल गया है b पर, और इसके कोऑर्डिनेट है a, a। पूछ रहा था वर्क डन बताइए इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में वर्क डन बताइए। समझिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्स है -k y i कैप x j कैप, कहां से स्टार्ट किया, 0, 0 से, बोलो a, 0, फिर कहां गया, बोलो a, 0 से a, इसका जो पाथ है पार्टिकल का क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? पार्टिकल जो है उसका पाथ क्वेश्चन में गिवन है कि कहां से कहां जा रहा है, डायग्राम बनाए, पार्टिकल का पाथ लैंग्वेज में दिया है, मैंने उसको जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आया? 0, 0 से a, 0 को पहले a, 0, फिर कहां गया, इसका पार्टिकल का जो पाथ दिया है, पाथ ऑफ पार्टिकल, ये दिया है 0, 0 से a, 0, और a, 0 से a, ये दिया। क्लियर है? तो ये इसका पाथ दिया है। अब पूछ रहा है कि इसका वर्क डन बताइए। अब देखो ध्यान से, दो मेथड इसमें मैं आपको बताता हूं। मेथड वन क्या है, सीधा सीधा लगाइए, w इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds फ्रॉम s1 टू s2। क्लियर? अब यहां से क्या होगा, w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा -k और y i कैप प्लस x j कैप, ठीक है, और डॉट ds की जगह लिखा जा सकता है dx i कैप प्लस dy j कैप। नोट करो इसको। ठीक, यहां पर देखिए क्या किया हमने, फिर से लिख देते हैं, थोड़ा साइड में जाकर, w इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप और इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और कहां से कहां ले जाए, 0,0 से a कॉमा ए। तो यहां लिख दो 0,0 और यहां लिख दो a कॉमा ए। ठीक, कहां से कहां ले जा रहे हैं बोलो, 0,0 से a कॉमा ए। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर दिया जाए, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये आएगा देखो w इक्वल्स टू माइनस के बाहर है इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy और 0,0 से a कॉमा ये देख लो फिर से क्या किया, माइनस के बाहर y dx x dy। अब इसको जानते हो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिखा जा सकता है, w इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स वाई। कहां से कहां, 0,0 से a कॉमा ए। क्या मिला यहां से, w बराबर है माइनस के और यहां से इंटीग्रेट करोगे तो एक्स वाई आएगा और 0,0 से a कॉमा ए। तो ये w इक्वल्स टू आएगा माइनस के a इंटू ए, तो a स्क्वायर हो गया माइनस के ए स्क्वायर, नोट कर लो माइनस के ए स्क्वायर। क्या किया हमने बताओ, 0,0 से a कॉमा ए, w क्या हो गया f डॉट ds हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ds की जगह क्या लिख दिया बताओ, यहां पर देखो i और j दो हैं, i और j दो हैं, तो यहां पर क्या करोगे dx और dy करोगे और उसके बाद उठा करके यहां पर इंटीग्रेट कर दिया वैल्यू। समझ में आया। तो जो मैथमेटिकली स्ट्रांग है, बायो स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा सा ये मेथड अजीब लग सकता है, लेकिन जो मैथमेटिकली थोड़ा भी स्ट्रांग है उनके लिए एकदम फ्लो, सीधा सीधा मेथड। ओके, लास्ट में आंसर क्या आ गया, माइनस के ए स्क्वायर। अब आइए दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड इसमें कौन सा लगा सकते हैं, इसमें सेकेंड मेथड कौन सा आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है इसमें कि पाथ जो दिया है उसके हिसाब से काम करिए। पाथ क्या दिया हुआ था देखो, दोबारा मैं डायग्राम बना दूं, ये x है, ये y है, 0,0 से स्टार्ट होकर के ये a,0 तक जा रहा है, ये आपका a,a तक जा रहा है, इस पॉइंट का नाम है, इसका भी पहले ये जा रहा है फिर ये जा रहा है, ऐसे। ठीक, तो देखिए इस वाले पार्ट का वर्क डन W1 ले लो, इस वाले का W2 ले लो, क्यों भाई, इस वाले पार्ट का वर्क डन W1 है, इस वाले पार्ट का W2 है, तो W1 कैसे निकालोगे बताओ, ये x एक्सिस है ना, तो फोर्स का x कंपोनेंट होगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, यहां से यहां तक a डिस्प्लेसमेंट है, क्यों, यहां से यहां तक a डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो फोर्स का x कंपोनेंट, जो फोर्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो फोर्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है F, वो दिया है माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो यहां से जो x कंपोनेंट होगा माइनस के वाई और जो y कंपोनेंट होगा माइनस के एक्स, ये है, ये देखो। तो यहां पर x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट जो है वो माइनस के वाई है, समझो। और इस पूरी लाइन में यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी लाइन आप देख रहे हो ना, ये y बराबर 0 वाली लाइन है। अगर y यहां पर 0 करोगे तो फोर्स क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, समझो। fx क्या है, माइनस के वाई है और y की जगह 0 रखोगे 0 आएगा, इसका मतलब ये वर्क डन कितना है, 0 आएगा, समझो। इस पूरे रास्ते में f का कोई कंपोनेंट नहीं है, क्यों, माइनस के y है, y क्या हो गया 0, तो 0 कर दिया हम लोगों ने। इधर देखो इस वाले पे आ जाओ, अगर हम लोग W2 निकालते हैं भाई, W2 दो पार्ट में करना, W2 कहां से कहां तक है, ये y के पैरेलल है, देखो ये दोनों y के पैरेलल लाइन है। तो जब W2 निकालोगे तो
एफ वाई इंटू ए करोगे, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो ए है, याद देखो एफ वाई निकालोगे तो माइनस के एक्स और इंटू ए, ये W2, और इस पूरी लाइन में x की वैल्यू देखो a है, अगर ये x की वैल्यू a है तो माइनस के ए स्क्वायर आया कि नहीं आया, ये W2 आया। फिर से देखो इस पूरी लाइन में यहां भी x a है, यहां भी x a है, तो क्या मिला W2 माइनस के ए स्क्वायर मिला, और W1 क्या मिला 0, ये देखो W1 0, W2 ये मिला, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा W1 प्लस W2 आएगा कि नहीं, तो यहां से W इक्वल्स टू 0 माइनस के ए स्क्वायर, तो माइनस के ए स्क्वायर, ये आंसर नोट कर लो। ठीक है, चलिए तो ये हमने दो क्वेश्चन आपको करा दिए, वेरिएबल फोर्स के हिसाब से हमने दो क्वेश्चन आपको करा दिए। अब उसके बाद आइए पावर, वर्क के बाद आइए पावर। वर्क के बाद आइए पावर। पावर जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है इंस्टेंटेनियस और सेकंड होता है एवरेज। ठीक, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, पी इंस्टेंटेनियस dw बाई dt रेट ऑफ डूइंग वर्क, और जो एवरेज होता है पी एवरेज, ये होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये पी एवरेज होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क आपने सुना होगा, इंस्टेंटेनियस होता है, और एवरेज होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एफ डॉट वी आता है, ये आपने जो पढ़ा है इंस्टेंटेनियस होता है पावर, एफ डॉट वी, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला आपने एफ डॉट वी सुना है, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस का। क्लियर है। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है देन पावर जीरो है, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन पावर जीरो है। समझ में आ रहा है, पावर क्या आएगा बताओ, जीरो आएगा। अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो पावर जीरो आता है, ये ध्यान रखिए। क्लियर है। ऐसा आपको कहां मिलेगा, ऐसा आपको मिलेगा, इसका एग्जांपल होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ है और ये वेलोसिटी है, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इसका जो पावर आता है सेंट्रीपिटल का ये जीरो आता है, ये जो पावर आएगा इसका ये जीरो आएगा। समझ में आ रहा है, ये कौन सा वाला हो गया बताओ, इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो। एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ये इसमें। अच्छा एक टर्म और इसमें यूज होती है पावर से रिलेटेड जो है, वो होती है एफिशिएंसी। एक टर्म और इस्तेमाल होती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ईटा से लिखते हैं। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसका एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, लोड अपॉन एफर्ट। एक फॉर्मूला और इसका याद रखिएगा, लोड अपॉन एफर्ट, इसको कहते हैं लोड अपॉन एफर्ट। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। समझ में आ रहा है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये लोड अपॉन एफर्ट होता है।
कितना लोड लेकर के जो गए और कितना आपने एफर्ट किया है, दोनों को डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी आ जाए। ठीक, अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर, सीधे इस पे क्वेश्चंस करते हैं, बाकी बीच की सारी बातें बाद। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन इसमें आपको मैं बताता हूं कि जैसे क्या है, एक बॉडी है और ये मूव कर रही है, एम मास की है और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट पावर, अंडर कांस्टेंट पावर, फाइंड relation between displacement and time। ये रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पूछ रहा है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पूछ रहा है। ठीक है, पावर जो है कांस्टेंट है, अंडर कांस्टेंट पावर। ऑप्शंस भी चाहो तो लिख सकते हो। पहला ऑप्शन आपका, ठीक है, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, दूसरा ऑप्शन S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाफ, चौथा ऑप्शन S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/। एनसीईआरटी में भी दिया है और लगभग एग्जाम में आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसका इस्तेमाल होकर के क्वेश्चन कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, इसमें पावर कांस्टेंट है तो आप कुछ मत करिए, पावर का डायमेंशन ले लीजिए। पावर होता है W/T। ओके, ये आ जाएगा, देखो पावर इक्वल्स टू आएगा वर्क, वर्क का डायमेंशन है mL² T-2/T। ये पावर का देखो डायमेंशन हो गया यहां से। अब देखिए क्या हुआ, ये आएगा P इक्वल्स टू mL² T-3। यहां से देखिए क्या आएगा, L² इक्वल्स टू P/m और T-3 आएगा। क्या मिलेगा यहां से, L² इक्वल्स टू P m की पावर -1 T की पावर 3। अब ये देखो L² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, T² है, सॉरी T की पावर 3 है। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर हम लोग L का T के साथ रिलेशन निकालें, यहां लिख दे रहा हूं, ये देखो यहां लिखता हूं, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2 होगा कितनी। L किसका डायमेंशन है बोलो, डिस्प्लेसमेंट का, और टाइम का T हो गया, तो आंसर कौन सा होगा बताओ, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2। क्लियर हो रहा है? फिर से देखो, पावर का डायमेंशन W/T, पावर है mL² T-2/T, पावर क्या है mL² T-3 हो गया, ये वैल्यू यहां से। अब L² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, ये वैल्यू आ गई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2, ये वैल्यू आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया, ये टाइम का हो गया, तो ये रिलेशन। ओके, कांस्टेंट पावर, पावर इज कांस्टेंट, पावर अगर कांस्टेंट है तो ये तरीका आप लगा सकते हैं, यू कैन यूज इट, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करते जाइए, बिल्कुल बढ़िया से ट्रिक है, लगा सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, एक पाइप है बेटा, क्या है क्वेश्चन, वाटर जो है इज फ्लोइंग आउट ऑफ अ पाइप। ठीक, ये देखिए, एक यहां पर पंप लगा हुआ है, ठीक है, और पंप से पाइप लगा रही है, ये पाइप है और ये यहां पर पंप, ये कुछ वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ अ पाइप। ठीक है, एट कांस्टेंट रेट।
ठीक है, इफ पावर ऑफ पंप इज डबल्ड देन हाउ मच टाइम्स, yes sorry, rate of flow is doubled. If rate of flow is doubled, then how much power of pump is increased? समझिए, पावर जो है पंप की कितनी बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, दोनों तरफ से पूछ सकता है, पावर दे करके रेट पूछ सकता है और रेट दे करके पावर पूछ सकता है। ये पंप लगा है, यहां से वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके से। अब ये पंप जो आप देख रहे हैं ना, इसकी पावर बढ़ा देंगे तो रेट बढ़ जाए। यही कह रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो डबल हो गया है। रेट ऑफ फ्लो क्या हो गया? डबल हो गया है। तो बताओ पंप की पावर कितनी बढ़ाई जाएगी, पंप की जो पावर है वो कितनी बढ़ाई जाएगी। बात को समझिए, वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ अ पाइप एट कांस्टेंट रेट। वाटर जो फ्लो हो रहा है ये कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है। वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ अ पाइप एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। इफ रेट ऑफ फ्लो इज डबल्ड देन हाउ मच पावर ऑफ पंप इज इंक्रीज्ड। पंप की जो पावर है वो कैसे बढ़ाई जाए, हाउ मच टाइम्स इट शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन। देखो यहां पर एक बात बोली है, रेट। पहली बात तो आपको याद रखना है, रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है बोलो? एरिया इनटू वेलोसिटी। तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो एरिया इनटू वेलोसिटी हो गया रेट ऑफ फ्लो। ओके, तो अगर कोई पूछे तो बता देना कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेलोसिटी के होता है। रेट ऑफ फ्लो किसके होता है बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब ये देखिए, अगर ये v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है, क्लियर है? अगर ये v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है तो याद करिए मैंने फोर्स जो आपको, फोर्स ऑन पाइप ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बताया था। ये न्यूटन्स लॉ में बता चुके हैं, याद रखिएगा। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? v स्क्वायर के होता है, क्लियर है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका पूरा फॉर्मूला भी मैंने बताया था, F बराबर a रो v स्क्वायर। लेकिन सीधे सीधे फोर्स ऑन पाइप ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, क्यों भाई? पाइप में जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर लग रहा है, क्लियर है? और एक बात और, फ्लो करा कौन रहा है? पंप पावर दे रहा है। तो पावर जो होता है, पावर, ठीक है, इसको यहां लिख लें, ये पावर जो होता है वो F डॉट v होता है। इसका मतलब हो गया जो पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3 होगा। क्यों? यहां पर v स्क्वायर, एक v और दोनों मिलकर के कितना हो गए बोलो? v क्यूब। तो रिलेशन पावर का वेलोसिटी के साथ क्या मिल गया बताओ? v क्यूब। फिर से सुनो, पानी यहां से फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v दे रखी है। उसने कहा है कि रेट ऑफ फ्लो को डबल करना है तो एरिया इनटू वेलोसिटी, ये रेट ऑफ फ्लो होता है। ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान रखिए, ये होता है क्या? रेट ऑफ फ्लो। एरिया इनटू वेलोसिटी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वेलोसिटी। फोर्स ऑन पाइप डी टू फ्लो ऑफ वाटर कितना? प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा बताओ? पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया बोलो? v की पावर 3 के हुआ कि नहीं हुआ? p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? v की पावर 3 के हो गया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में वापस आते हैं, उसने कहा है कि रेट को डबल करना है, मतलब पहले वेलोसिटी v बाद में 2v, तो पहले पावर p बाद वाला p डैश कितना आएगा बताओ? p डैश जो होगा हमारा ये नया पावर है, वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया, ठीक है। ये देखो पहले वेलोसिटी v बाद में 2v, पहले पावर p बाद में p डैश,
तो जो P होगा और P डैश होगा, दोनों का रेशियो निकालोगे तो V क्यूब होगा और 2V की पावर 3 होगा, 1/8 आएगा, तो P डैश बराबर है 8T। ये आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? देखो भाई, पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन, ये ध्यान रखिए, फोर्स वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है v² और पावर का वेलोसिटी के साथ होता है v की पावर 3। अब वेलोसिटी को डबल करोगे, इसका क्यूब करोगे, 8 नहीं आ जाएगा? ये सीधा सीधा आगे नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², बेटा है। तो ये क्वेश्चन आया करता है अक्सर। एक बार इसमें आईआईटी में भी क्वेश्चन ये आया था कि विंड मिल होती है, जो हवा से चलती है ना, विंड मिल होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसने यही पूछा था कि जो पावर जनरेट होता है उसका विंड की वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। तो पावर का विंड की वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? v की पावर 3। क्लियर हो रहा है? क्योंकि जो विंड है ना, वो भी बह करके आती है जैसे पानी बह करके आता है। तो जब बह करके आती है तो उसका भी क्या होगा, मतलब सेम रिलेशन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है आईआईटी में। ठीक है, ये तो चलिए, पावर वाली बात बहुत हो गई, पावर के क्वेश्चन हमने करा दिए। अब इसके बाद आइए एनर्जी। इसके बाद आइए एनर्जी। एनर्जी जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सी वाली हम लोग पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इस चैप्टर में जो एनर्जी पढ़ते हैं वो कौन सी वाली पढ़ते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी दो टाइप की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ड्यू टू मोशन होती है, मोशन की वजह से होती है। ठीक है, इसके हम फॉर्मूले की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का भाई एक ही फॉर्मूला है, 12mv²। ठीक है, या इसको p²/2m भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है p²/2m भी लिखा जा सकता है। इसको हम लोग p²/2m भी लिख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस F.dr फ्रॉम R1 से R2। U होता है माइनस F.dr फ्रॉम R1 से R2। यहां पर ये जो फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है तीन तरीके की देखो होती है। कौन कौन सी? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -Gm1m2/r। ये दूसरा होता है इलास्टिक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है U 12kx²। यहां पर k क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। ये होता है फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है? ये हमारा होता है फोर्स कांस्टेंट। ये इलास्टिक वाली है। और जो तीसरी एनर्जी है इसमें, वो कौन सी है? थर्ड जो एनर्जी इसमें है, तीसरी जो एनर्जी है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये तो इस तरीके से हमारे पास तीन प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है। तीन प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है। कौन कौन सी है? पहली आपकी हो गई ग्रेविटेशनल वाली है, दूसरी आपकी कौन है? इलास्टिक है, और तीसरी वाली कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तीन प्रकार की है। अच्छा, एक बात अपने पास दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो mgh होता है, mgh जो होता है ये क्या होता है? mgh होता है वर्क डन बाय
ग्रेविटी, ये ग्रेविटी का वर्क डन होता है कब, व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। याद रहेगा, आर ई का मतलब क्या होता है जानते हो, रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ की रेडियस where h is very 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 less than radius of ये। अब आप देखो mgh जो होता है वो बेसिकली वर्क डन होता है, और जो वर्क डन है उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर सकते हैं। क्यों, तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh ये होता है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये mgh होता है ये। तो mgh है वर्क डन बाय ग्रेविटी, mgh हो गया है वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो डेल्टा U हो गया mgh। तो ये फॉर्मूला कब लगाना होता है mgh, जब हमको वर्क डन बाय ग्रेविटी लेना हो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेना हो। और ध्यान रखिएगा h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा होती है। ठीक, बता दें, चलिए तो ये हमने आपको फॉर्मूले बता दिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों। ओके, अब आइए आपको क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन कराते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 40%, देन what is the change in kinetic energy? ठीक, what is the change in kinetic energy? Okay, if velocity of body is increased by 40%, then what is the change in kinetic energy? Okay, चलिए अब देखिए, इसको मैं सीधे ट्रिक बताता हूं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये होता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब देखिए आपने वेलोसिटी को कितना चेंज किया है, आपने वेलोसिटी को चेंज किया 40%। अब अगर इसको 40% चेंज किया तो ये कितना चेंज होगी, देखना 40 इंटू पावर कितनी है, 2 है कि नहीं, क्लियर, कितनी पावर है बताओ, 2 है, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस यहां पर ये 4 लिखा है ना, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, क्या मिला बताओ, 40 इंटू 2 हो गया 80, प्लस 4 का स्क्वायर 60, क्या मिला बताओ 96%। ये नोट कर लीजिए, डायरेक्टली ट्रिक है, आप इसको लगा सकते हैं। ओके, 96%, ये 96% है। इसके बाद देखो, अगर मान लो है ना यहां पर 50%, अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है इज चेंज बाय 50%, अगर इसको 50% चेंज, क्लियर है, अगर इसको 50% चेंज करेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ये आएगा 50 इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 125%, ये ऐसे क्लियर हो रहा है। ये डायरेक्टली ट्रिक लगा सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, डायरेक्टली इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये आता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी को हम लोग चेंज करते हैं वेलोसिटी को चेंज करने के साथ।
एक बात और ध्यान रखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम ये ध्यान रखिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस, ऑल लिखा है, जितने भी फोर्स होंगे सबका जो वर्क डन है W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। यहां पर एक बात बोली गई है, ऑल द फोर्सेस। ये ऑल का क्या मतलब है? ऑल का मतलब होता है कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब होता है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, दोनों। एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दोनों। तो W इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक। याद रहेगा। एक बात, अगर इसमें दो स्टेटमेंट और ऐड कर दे तो और अच्छा रहेगा, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? वर्क डन बाय, मैं लिख देता हूं अलग से, ये तो मेन स्टेटमेंट है, ये तो आपका मेन स्टेटमेंट है। इसके बाद जो है मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट बताता हूं, नोट करके चाहे लिख सकते हैं, दो स्टेटमेंट अलग से। पहला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is equal to change in potential energy। ध्यान रखिए, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्लियर है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव conservative force is equal to change in मैकेनिकल एनर्जी। ये क्लियर है। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर टोटल है तो काइनेटिक एनर्जी। ये होता है, समझ में आ रहा है? अगर टोटल है तो काइनेटिक, ठीक है। सीधा सीधा कि नहीं? समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है इसका चेंज। मैकेनिकल एनर्जी, एमई का मतलब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो यहां पर मैकेनिकल, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं? एनर्जी का लॉस कराते हैं, ऐसे समझ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी का लॉस करते हैं। जैसे ये देखो, आपने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यही तो होगा कि नहीं? क्यों? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो जीरो है, तो क्या होगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो। तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कहा, इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगेंगे उस समय ये कंजर्वेशन लॉ लगता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये फिर लॉ नहीं लगेगा। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। तो ये होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात और कंजर्वेटिव। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम तो मेन वही है, क्या? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चेंज इन काइनेटिक। अब आइए एक आध क्वेश्चंस करवा दें इसमें।
जैसे इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल यहां पे थीटा है। अब ये देखिए, ये दो पार्ट में इंक्लाइंड प्लेन है। पहला जो पार्ट है वो स्मूथ है और दूसरा जो पार्ट है वो रफ है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? स्मूथ है, दूसरा पार्ट रफ। दो पार्ट है इसमें। अब क्या हो रहा है कि यहां से एक बॉडी स्लाइड हो रही है, एक बॉडी यहां रखी है, मास u0। अब देखिए, यहां से जब ये स्लाइड करेगा, स्मूथ है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ये वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे रफ में आएगा फिर वेलोसिटी कम होने लगेगी और यहां पर आकर के फाइनल वेलोसिटी 0। क्लियर है? फाइनल वेलोसिटी 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या है? u है यहां पर, बोलो u0। यहां पर वेलोसिटी बढ़कर के v हुई, फिर इसके बाद क्या हो? कम। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। फाई क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये समझ में आया नहीं आया? पहले ये बॉडी स्लाइड हुई यहां तक, वेलोसिटी बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर लास्ट में जाके 0। कह रहा है कि थीटा और फाई में रिलेशन बताइए। फाई के बारे में बता दें, जो म्यू होता है वो tan फाई के बराबर होता है। म्यू बराबर tan फाई होता है, ये रिलेशन होता है। और म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब देखना यहां ध्यान से, क्या है कि देखो, जब ये यहां से यहां तक आएगी तो क्या हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फिर ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तो यहां पर आकर के काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब ये देखो, अगर ये टोटल हाइट यहां से h ले लो, तो देखो यहां से यहां तक जाने में लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है mgh। क्यों है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? बोलो, यहां से यहां तक आने में। अब अगर ये रफ ना होता, अगर यहां फ्रिक्शन ना होता, तो ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता। बदल पाया नहीं, क्योंकि इसने लॉस करा दिया। लॉस किसने कराया? फ्रिक्शन ने। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये कितना हो गया भाई? ये होगा फ्रिक्शन इंटू एल होगा कि नहीं? क्यों भाई? फ्रिक्शन कितने में लगा? फ्रिक्शन केवल इतने में लगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना? एल है। और फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन आएगा यहां पर, इंक्लाइंड प्लेन है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? अगर यहां से मैं डायग्राम बनाऊं, ये mg है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? mg cos थीटा, सामने हो गया mg sin थीटा। अब ये देख, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो हमको मिलेगी, वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिलेगी? mg cos थीटा इनटू l हो गया कि नहीं? ये वर्क डन जो है बाय फ्रिक्शन हो गया कि नहीं? अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अब सुनिए, ये लॉस हुआ, कराया किसने? इसने कराया कि नहीं कराया? बोलो, अभी तो बताया। लॉस किसने कराया? बोलो, फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। ये देखो, ये दोनों 1 और 2 आपस में क्या कर दोगे? बताओ, इक्वल कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कौन कौन इक्वल करोगे? बोलो, 1 और 2 आपस में इक्वल कर दो। समझ में आया? 1 और 2 आपस में इक्वल कर दो। कर देते हैं। देखो यहां से क्या मिलेगा? ये आ जाएगा mgh बराबर, और ये होगा म्यू mg cos थीटा इनटू l। ये हो जाएगा mg और mg कैंसिल। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होगा? ये h और l का रिलेशन देखो। अगर हम पहले तो इसको लिख दो, h बराबर आएगा म्यू cos थीटा इनटू l। ये इक्वेशन यहां पे लिखो। ठीक, ये ऐसे है।
यहां पर अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा कितना मिलेगा, h/2l, ये हो जाएगा h/2l। तो यहां से क्या मिला बताओ, h बराबर 2l साइन थीटा मिला। इसको उठा करके यहां पर रख दो तो ये मिलेगा 2l साइन थीटा बराबर, ये मिला म्यू कॉस थीटा इंटू l, l से l हो गया कैंसिल। क्या मिल रहा है यहां से बताओ, कॉस इधर ले आओ तो ये मिलेगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, या 2 tan थीटा इक्वल्स टू tan फाई। ये फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। एक एग्जाम्पल और कराया है। जैसे मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर एक चेन रखी हुई है, ये चेन रखी हुई है, ये m मास है और इसकी n लेंथ है। ये जो है l/3 पार्ट जो है हैंग कर रहा है ना, नीचे l/3। पूछ रहा है वर्क बताइए, वर्क डन टू पुल चेन ऑन द टेबल। ये टेबल के ऊपर ले जाने में कितना वर्क होगा ये पूछा जाए। वर्क डन टू पुल चेन ऑन द टेबल। ठीक। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। मैंने बताया था कि चेन वाले क्वेश्चन को ब्लॉक्स में चेंज कर दिया। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये इस तरीके से नीचे हैंग कर। अब देखो l/3 है ना, तो ये कितना मास हुआ, m/3, ये हो गया 2m/3। क्लियर है। ये देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे होगा, ये देखो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये l/6 होगा, l/6 की नहीं होगा। क्लियर है। ये l/3 तो सेंटर ऑफ मास आधे पर होगा। इसका मतलब है कि ये जो मास है ये टेबल से कितना नीचे है, l/6। कितना नीचे है बताओ, l/6। ये देख लो यहां से, नहीं समझ में आ रहा है। ये मास कितना है, m/3 है, कितना नीचे है बोलो, l/6। अब सुनिए, अगर इसको टेबल के ऊपर ले जाना है तो कितनी हाइट इसको चढ़ाना है बताओ, कितनी हाइट ऊपर ले जाना है बताओ, l/6 ले जाना है। ले जाना है कि नहीं ले जाना, l/6। तो यहां से वर्क डन क्या निकल के आएगा बोलो, m/3 g, और हाइट की जगह l/6, तो क्या मिलेगा बताओ, ये आएगा mg l/18 आएगा कि नहीं है, नोट कर लो, mg l/18 हो जाए। W बराबर है mg l/18। ओके, ये है। आप फिर से देख कितना पार्ट यहां पर था, l/3, सेंटर ऑफ मास कितना, l/6, तो वर्क डन हो गया मास g l/6, mgh। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, mgh है ना। ये मिटा दें इसको। चलिए अब देखिए इसमें रूल मैं आपको बता दे रहा हूं। रूल क्या है, जैसे ये टेबल है और ये चेन इसमें हैंग कर रही है, l/n पार्ट हैंग कर रहा है, m मास l लेंथ है। कितना पार्ट हैंग कर रहा है बेटा, n पार्ट। ठीक है, तो यहां से वर्क डन होता है mg l/2n स्क्वायर। mg l/2n स्क्वायर ये होता है, याद रहेगा।
अगर L बाई एन पार्ट जो है हैंग कर रहा है तो कितना वर्क डन होगा, बोलो। वर्क डन का फॉर्मूला आएगा mgl/2n²। अब जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, अभी आपने क्या दिया था बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपने m जो लिखा था वो 3 लिखा था, तो W बराबर हो गया mgl/2 और 3 का स्क्वायर, तो W बराबर mgl/18 हो गया कि नहीं हो गया, ये वैल्यू है, यहां से नोट कर लेंगे इसको, ऐसे होता है, तो ये आपका रूल हो गया, ठीक। चलिए, तो ये मैंने आपको करा दिया, वर्क पावर एनर्जी का मेन पार्ट जो है वो रिवाइज करा दिया है। अब इसमें मोमेंटम से रिलेटेड कोलिजन वगैरह भी इसी चैप्टर में दिया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करा दूंगा। तो 2 दिन में आपका ये 2 क्लास में रिवाइज हो गया, ठीक। बाकी क्वेश्चंस लगाइए, पूछिए, एनी डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है।